नमस्कार। हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोनी सिंह चौहान। आज पदार्थ विज्ञान के सेकंड सेशन कार्य कारण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तद्वितीय संभाषा परिषद के माध्यम से। तो पिछले लेक्चर में या फिर पिछले सेशन में हमने कार्य कारणवाद या कार्य कारण सिद्धांत के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी एक चर्चा की थी। उसमें हमने देखा कि सभी दार्शनिक व्यू जो है, जैसे सांख्य दर्शन है, वैशिष्टिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, ये सभी दर्शनास कार्य कारण सिद्धांत को तो मानते हैं, लेकिन इन सभी दर्शनास का अपना अपना एक मत है कार्य और कारण के संबंध को लेकर। तो पिछले लेक्चर में हमने कार्य क्या है उसके बारे में देखा, कारण क्या है उसके बारे में देखा। नियत पूर्ववर्ती कारण यानी कि जिसका नियत रूप से पूर्ववर्ती यानी कि पहले कार्य से पहले जिसकी नियत रूप से उपस्थिति है उसको हम कारण कहेंगे, और जिसकी उत्पत्ति बाद में हो रही हो उसको हम कार्य कहने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम कार्य कारण सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, तो सिद्धांत और वाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा कि सिद्धांत क्यों कहा है और वाद क्यों कहा है। क्योंकि सिद्धांत इसलिए कहा है क्योंकि सभी जो दार्शनिक व्यू हैं वो सभी कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन उनका अलग अलग मत है। इसके कारण उसको असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, विवर्तवाद, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा था, कारण के टाइप्स देखे थे, जो था समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। आज हम आयुर्वेद में इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से समझ सकते हैं उस बारे में थोड़ा बात करेंगे, और फिर सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से कार्य कारण भाव को किस तरीके से देखा जाता है। तो जिस तरीके से सभी शास्त्र या सभी दर्शनास मानते हैं कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई कारण जरूर जिम्मेदार है, वही सापेक्ष रूप से आयुर्वेद में भी समझा जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए दशविध परीक्षा भाव जो बताए गए हैं विमान स्थान 8 चैप्टर में, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन दशविध परीक्षा भावों को हम कार्य कारण सिद्धांत के दृष्टि से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 8 चैप्टर विमान स्थान श्लोक नंबर 68 में स्टार्टिंग में ही आचार्य बोलते हैं कि ज्ञानपूर्वकम ही कर्मणाम समारंभम प्रशंसन्ति ही कुशलः, यानी कि जो कुशल वैद्य है वो अपने कार्य की जो शुरुआत है, समारंभ है, वो इन सभी चीज़ों को, इन सभी भावों को समझ के ही स्टार्ट करता है। वो कौन कौन से भाव हैं? ज्ञात्वा ही कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति एंड उपाय। ये वही दशविध परीक्षा भाव हैं जिनको आधार में लेकर, जिनको ज्ञानपूर्वक समझकर कोई भी वैद्य चिकित्सा करने के लिए प्लान करता है। यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान देंगे कि चरक सूत्र स्थान 1 चैप्टर में भी इतियुक्तम कारणम और कार्य, इन दोनों के सापेक्ष में एक बात कही गई है। इतियुक्तम कारणम यानी कि जो हमारे षट पदार्थ हैं वो कारण के सापेक्ष में एक्सप्लेन किए गए हैं, और जो कार्य है वो धातु साम्यता, ये जो कार्य है यानी कि चिकित्सा जो हमारा प्रयोजन है आयुर्वेद का, वो हमारे कार्य के सापेक्ष में एक्सप्लेन किया गया। तो उसी सापेक्ष के हिसाब से, उसी के आधार पर हम इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो षट पदार्थ है वो प्लस जो हमारे वैद्य हैं, जो वैद्य है यानी कि जो कर्ता है, वो यहाँ पे कारण के रूप में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम कारण के बारे में बात करेंगे तो तत्र कारणं नाम तद यत् करोति स एव हेतुः स कर्ता, यानी कि वो जो कर्ता है, जो हेतु है और जो कर्म कर रहा है, वो यहाँ पे कारण है। इसके बाद आचार्य बोलते हैं कार्य प्राप्तौ कारणम विषय, यानी कि यहाँ पे जो है, जो कार्य प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है वो हमारा विषय यानी कि वैद्य है। तो यहाँ पे जो षट पदार्थ अलॉन्ग विद जो वैद्य है वो यहाँ पे कारण की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यही कारण है जो कार्य को यानी कि चिकित्सा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे है करण। तो करण को हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मतलब समझेंगे। करणम पुनस्ततः यद उपकरणायो उपकल्पते कर्तु, यानी कि वो सभी उपकरण जिसका कर्ता यूज़ करने वाला है, यानी कि कारण यूज़ करने वाला है, उन सभी उपकरणों को हम करण बोलेंगे। तो यहाँ पे करण क्या है? करणम पुनर्भेषजम, यानी कि जो भेषज है, यानी कि जो मेडिसिन औषध है, वो हमारा यहाँ पे करण है। कारण क्या है? हमारा जो वैद्य है वो कारण है, और जो औषधि है हमारी वो करण है। शल्य चिकित्सक के लिए वही सेम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि शस्त्र है, यंत्र है, अलॉन्ग विद औषधि, ये करण कहलाएगा। नेक्स्ट है कार्य योनि। तो कार्य योनि का मतलब ये है कि वो समवाय संबंध जिसके कारण या तो कार्य मैनिफेस्ट हो रहा है या फिर जिसके कारण हम कार्य कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने समवायी कारण के बारे में जब बात की थी, कार्य कारण भाव के बारे में, तो हमने एग्जांपल लिया था ये धातु वैषम्यता या दोष वैषम्यता, ये जो स्थिति है वो समवायी कारण है व्याधि के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कार्य योनि है, जो समवायी कारण है व्याधि के लिए, वो यहाँ पे हम दोष वैषम्यता, ये जो कंडीशन है उसी को ही समझेंगे। तो कार्य योनिस्तु साया विक्रियमाण कार्यत्वम आपद्यते। विक्रियमाण यानी कि रूपांतर, यानी कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे कार्य योनि बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ रूपांतरित हो रही है? जो धातु वैषम्यता वाली जो स्थिति है वो कार्य के बाद, यानी कि चिकित्सा के बाद धातु साम्य वाली अवस्था में रूपांतरित हो रही है, इसको हम यहाँ पे कार्य योनि कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कार्य है उसके बारे में बात है। तो कार्य का मतलब ये है, जो जैसे हम यहाँ पे जो चिकित्सा कर रहे हैं वो यहाँ पे हम कार्य कह रहे हैं उसको। कार्यम तो तद यस्सः अभिनिर्वृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते, यानी कि अपनी करण और कर्तव्य बुद्धि के साथ में जो कर्ता काम कर रहा है और जिसकी फलश्रुति उसको चाहिए ऑब्टेन करनी है, उसको हम कार्य बोलने वाले। ठीक है। तो ये जो स्थिति है, यानी कि रोग उत्पत्ति होने के बाद दो धातु वैषम्यता, दोष वैषम्यता, ये जो स्थिति आती है, बल का ह्रास होता है, उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, साम्यावस्था में लेके आने के लिए जो भी प्रयत्न करता है, वो यहाँ पे हम उन सभी प्रयत्नों को कार्य कहने वाले। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ है कार्यफल। तो कार्यफल का मतलब है कार्यफलम पुनस्ततः यत् प्रयोजनः कार्य अभिनिर्वृत्तिर इष्यते, यानी कि वो तत्कालीन फल जिसकी आशा करता है कौन? वैद्य, यानी कि कारण, कि कार्य संपन्न होने के बाद वो फल उसको मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे उस चीज़ को कैसे समझेंगे कि कार्य के बाद जो धातु साम्यता वाली अवस्था के बाद जो व्याधि लक्षण है उनका क्षय हो जाएगा, प्लस जो बल, इन मन, इंद्रिय, इन सब का जो बल ह्रास हुआ है वो सब साम्य अवस्था में आने वाली है, उन सब की तुष्टि होने वाली। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कार्यफल रहेगा। कार्यफल में यानी कि मन, इंद्रिय और बल और शरीर आदि भावों की जो तुष्टि है, जो पोषण है, वो उसको हम कार्यफल कहेंगे। तो ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समवायी कारण है, कुछ चीज़ें असमवायी कारण और कुछ चीज़ें निमित्त कारण है। जैसे कि यहाँ पे जो धातु वैषम्यता वाली जो स्थिति थी, जो हमने कार्य योनि के अंदर पढ़ी, वो समवायी कारण है, किसके लिए? व्याधि के लिए। ठीक है। बाकी जो हमारे औषधि है, ठीक है, जो औषधि है, जो करण है, उपयंत्र, जो हम मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं, या जो शस्त्र हम यूज़ करने वाले हैं, या जो यंत्र यूज़ करने वाले हैं, जो उपकरण यूज़ करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कारण के अंदर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसी से ही, उनके प्रयोग से ही जो कार्य की उत्पत्ति होने वाली है।
नेक्स्ट है हमारा अनुबंध। तो अनुबंध का मतलब ये है वो शुभ और या फिर अशुभ भाव जिसकी जो हमें मिलती है कार्यफल के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर कार्यफल अच्छा रहेगा यानी कि हमारी जो चिकित्सा है वो अच्छी तरीके से रहने वाली है, तो उसके कारण जो आयु है वो हमें प्राप्त होनी है, यानी कि आयुष्य जो है वो बढ़ने वाला है। अगर वो कार्य अच्छी तरीके से नहीं हुआ, चिकित्सा हमारा फलश्रुति ठीक से नहीं हुई, कार्यफल ठीक से नहीं मिला, तो जो लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ है यानी कि जो आयुष्य है वो कम होने वाला है। तो यहाँ पे अनुबंधः खलु सः कर्तारम अवश्यम अनुबंधाति कार्यात् उत्तरकालम कार्यनिमित्तः शुभो वा अपि अशुभो भावः। तो यानी कि शुभ और अशुभ भाव जो कि कार्य के उपरांत जो कार्यफल हमें मिल रहा है उसके उपरांत जो शुभ या फिर अशुभ भाव हमें मिल रहे हैं उसको हम यहाँ पे अनुबंध कहेंगे। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ है कि व्याधि के कारण आयु का ह्रास हो रहा है, चिकित्सा के कारण हम धातु साम्यता वाली अवस्था को मेंटेन कर रहे हैं, और उस चीज़ के कारण जो अनुबंध हमें मिल रहा है यानी कि लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ वाला जो फैक्टर है वो हमें मिलने वाला है। तो ये कार्य और कारण का संबंध ही है जिसके आधार पर व्याधि और व्याधि की चिकित्सा की जा रही है ना। नेक्स्ट है देश। देशस्तु अधिष्ठानम। देशस्तु अधिष्ठानम यानी कि जिस अधिष्ठान में या जिस स्थान पर ये चीज़ें चल रही हैं। चल रही हैं का मतलब जैसे अधिष्ठान क्या है व्याधि का, हमारा देह है, ठीक है ना, यानी कि आतुर देश या फिर भूमि देश। इसको हम ऐसे समझेंगे तो जो चिकित्सा हमें दी जा रही है वो भी हमें आतुर देश पे ही चिकित्सा दी जा रही है। उन चीज़ों से और कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे दशविध परीक्षा, ये जो चीज़ें हैं प्रकृति विकृति सार सहना प्रमाण सत्व आहार, ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनके आधार पर ही जो चिकित्सा है वो प्लान की जाएगी। जो उनके आधार पर ही, उन्हीं फैक्टर्स के आधार पर, आतुर की स्थिति के आधार पर ही चिकित्सा प्लान की जाएगी। तो ये सारे के सारे कारण हैं किसके, चिकित्सा के, क्योंकि इन्हीं के आधार पर कौन से प्रकार की चिकित्सा देनी है, कौन से देश में किस प्रकार की चिकित्सा देनी है, कौन सी अवस्था में किस प्रकार की चिकित्सा देनी है, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर जो डिसीजन है हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट है काल। काल पुनः परिणाम। यहाँ पे परिणाम यानी कि जो काल हम समझते हैं वो दो अवस्था में समझ सकते हैं। एक तो संवत्सर काल, यानी कि जो व्याधि कौन से संवत्सर में आ रही है उसके अनुसार हमें चिकित्सा देनी चाहिए। जैसे अगर पैतृक काल में आ रही है तो विरेचन प्लान करना है, श्लेष्मिक काल में है तो वमन प्लान करना है, इस तरीके से। या फिर दूसरी चीज़ है रोग अवस्थिक काल। रोग अवस्थिक काल यानी कि वो वातज व्याधि है, पित्तज व्याधि है, कफज व्याधि है, उसके अनुसार आपको चिकित्सा के प्लान करने वाला है। तो चिकित्सा जो आप प्लान करोगे वो इसी आधार पर प्लान करने वाले हो, देश के आधार पर, काल के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति। यहाँ पे प्रवृत्ति का मतलब है प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टः कार्यार्थः स एव क्रिया कर्मयत्नः कार्य समारंभश्च। यानी कि जो क्रिया हम करने वाले हैं, यानी जो चिकित्सा हम करने वाले हैं उसके लिए जो नेसेसिटी या नेसेसरी चीज़ों का जो संयोग है, यानी कि उसके लिए भिषक चाहिए, उसके लिए औषध चाहिए, उसके लिए और उसके लिए रुग्ण चाहिए, इन सब का एक साथ जो संयोग है वही प्रवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट है उपाय। तो उपाय को हम समझेंगे। उपायस्तु विषयकादीनाम शोष्टम अभिविधानम च सम्यक। यानी कि विषक आदि जो फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स का जब प्रशस्त यानी कि गुण संपत्त वाली अवस्था रहने वाली है उसी चीज़ को हम उपाय कहेंगे, क्योंकि अगर वो गुण संपत्त है तभी जो कार्य है यानी कि जो चिकित्सा है वो फलश्रुति हमें मिलने वाली है। तो इन्हीं 10 जो परीक्षा भाव हैं उसमें से कुछ कारण हैं जो समवायी कारण में रहते हैं, कुछ कारण हैं जो असमवायी कारण में, कुछ कारण हैं जो निमित्त कारण में रहने वाले हैं फॉर द सापेक्ष ऑफ चिकित्सा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से
जैसे इत्युक्तम कारणम वाला जो एग्जांपल है। दूसरा, किसी ये जो चीज़ है ये किसी भी व्याधि के अनुसार हम दशविध परीक्ष भाव को समझ सकते हैं। तो उपाय में हमारा जो पंचकर्म है वो भी उपाय के अंदर ही आने वाला है। दूसरा, जो गुण है परिचारक के, जो गुण है वैद्य के और रुग्ण के, ये सारे के सारी चीज़ें प्रशस्त रहेंगी, तभी जो चिकित्सा है वो अच्छी तरीके से मिलने वाली है। यानी कि ये सभी पॉइंट्स हमारे उपाय के अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी सत्कार्यवाद के बारे में। तो सबसे पहले सत्कार्यवाद के बारे में बात करने से पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा एक जानकारी या चर्चा हम बात कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद किसने माना है? तो सत्कार्यवाद ये हमारे सांख्य दर्शन ने माना है और असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिक दर्शन है। मेन जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि जो सत्कार्यवाद, अकॉर्डिंग टू द सत्कार्यवाद, जो कार्य है और ये जो कारण है, इनका सिर्फ किसी भी प्रकार से जो डिफरेंस है वो सिर्फ अवस्था विशेष डिफरेंस है। यानी कि ये मानते हैं कि जो कार्य है वो अव्यक्त रूप में कारण में प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो कार्य है हमारा वो अव्यक्त रूप में कारण में प्रेजेंट रहता है। इसका फॉर एग्जांपल जो स्नेह है, ठीक है ना, वो जो स्नेह हमारे गुरुत्व रूपी कार्य में हमें दिख रहा है वो स्नेह अव्यक्त फॉर्म में, या फिर वो स्नेह दुग्ध में भी प्रेजेंट रहता है। वो सिर्फ अभिव्यक्ति यानी कि उसका जो रूपांतरण है वो सिर्फ अव्यक्त से व्यक्त की तरफ हो गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन असत्कार्यवाद क्या बोलते हैं, या न्याय वैशेषिक दर्शन में इसको कैसे बोलते हैं कि जो कारण है और ये जो कार्य है, इन दोनों की ही जो उत्पत्ति है वो नवीन है। यानी कि जो कार्य है वो नवीन एक आउटकम है, वो कहीं से कहीं तक भी अव्यक्त रूप में कारण में प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आता है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में। अभी तो सत्कार्यवाद के बारे में बात करेंगे हम। तो सत्कार्यवाद के बारे में जैसे हमने बताया, ये मानते हैं कि जो कार्य है वो अव्यक्त फॉर्म में कारण में रहने वाला है। सांख्य दर्शन इनको मतलब सत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत या फिर कार्य कारण भाव का जो एक्सेप्टेंस है वो सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद के नाम से किया है। अभी ये दूसरा एग्जांपल, जैसे ये बोलते हैं कि जो वस्त्र है, जो कार्य रूपी वस्त्र है वो प्रेजेंट किस में है? अव्यक्त फॉर्म में, तंतु में ही प्रेजेंट है। उसका सिर्फ हमने एक साथ संयोग कर कर एक पैटर्न में लगाकर उसका हमने मैनिफेस्टेशन किया है। तो यहाँ पे तंतु क्या है हमारा? वो कारण अवस्था है और जो वस्त्र है हमारी कार्य अवस्था है, वो एक दूसरे में प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ें जैसे दूसरा एक व्यवहारिक एग्जांपल यहाँ पे आता है, समझते हैं हम। जैसे कछुआ रहेगा, तो कछुआ जब चल रहा है तो उसका जो मुख है, उसका जो हाथ या फिर पैर है, वो सभी व्यक्त हो रहे हैं। लेकिन जब वो रुका हुआ रेस्ट कर रहा है तो वो जो मुख है और जो हाथ पैर है उसके, वो अव्यक्त रूप में यानी कि उस शेल के अंदर छुपे हुए हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे दिखती है कि जो अव्यक्त अवस्था है वो कारण है और जो व्यक्त अवस्था है वो कार्य है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो कार्य की उत्पत्ति है वो नवीन उत्पत्ति नहीं कही है, वो सिर्फ अभिव्यक्ति कही गई है। अभिव्यक्ति यानी कि अव्यक्त से सिर्फ व्यक्त के रूप में अभिव्यक्ति यानी कि दिखना, बस नवीन उत्पत्ति यहाँ पे नहीं कही है। इसी को समझने के लिए उन्होंने 5 युक्तियाँ बताई हैं, जो है असत आकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यः। ये जो युक्तियाँ हैं उनके बारे में एक एक बार हम बात करेंगे। तो असत अकरणात्, इसका मतलब क्या हो गया? जो असत है, असत अकरणात्, जो असत है वो किसी भी सत यानी कि किसी की सत चीज़ की उत्पत्ति नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जो बीज है वो ही पेड़ की उत्पत्ति कर सकता है। अगर कहीं पे बीज नहीं है तो क्षेत्र में कहीं पर भी पेड़ की उत्पत्ति नहीं होगी।
अगर शुक्र और शोणित नहीं है तो किसी भी तरीके से जीव की या फिर गर्भ की उत्पत्ति नहीं होने वाली। तो जब सत है तब उसी चीज़ से किसी सत्य कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। सत्य कारण से ही सत्य कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। असत अवस्था में कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चाहे कर्ता कितना भी प्रयत्न कर ले। मतलब कि अगर शुक्र और शोणित प्रेजेंट नहीं है, अगर वहाँ पे बीज नहीं है, तो क्षेत्र में कर्ता कितना भी प्रयत्न करेगा उसको कोई भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि वो एब्सेंट है, असत है कारण रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् का मतलब क्या है? विशेष कार्य की उत्पत्ति के लिए विशेष कारण की ही आवश्यकता होती है। इसी को ही उपादान नियम करके ग्रहण किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल दही के लिए दूध की आवश्यकता है, वस्त्र के लिए तंतु की आवश्यकता है, घट के लिए मृतिका की आवश्यकता है। ठीक है ना? जो आम है वो भी आम के पेड़ पर ही रहने वाला है, वो उसकी जो उत्पत्ति है वो किसी दूसरे पेड़ से नहीं होने वाली है। ठीक है? जो चावल है वो चावल के पौधे में ही मिलने वाला है, वो किसी दूसरे पौधे में किसी दूसरी जगह से उत्पन्न नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब विशेष कार्य से ही विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की ही आवश्यकता है। नेक्स्ट है सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात् का मतलब कि एक कार्य जो है वो किसी रेस्पेक्टिव एक कारण से उत्पन्न होने वाला है, और जो एक कारण है वो कोई एक रेस्पेक्टिव कार्य को ही उत्पन्न करेगा या किसी सर्टेन नंबर ऑफ कार्यास को ही उत्पन्न करेगा। एक कारण सभी प्रकार के कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कोई एक वृक्ष है, अगर आम का वृक्ष है तो उसमें से सिर्फ हमें आम का ही फल मिलने वाले हैं, उसमें से हमें दूसरे प्रकार का फल हमें नहीं मिलने वाला है ना। जो एक प्रकार की औषधि है, फॉर एग्जांपल अगर वो औषधि मीन्स स्नेह प्रोवाइड करती है बॉडी को, तर्पण प्रोवाइड करती है, वो तो वही फंक्शन वो करने वाली है। उसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शंस हैं जो उसके अंदर सतरूप में प्रेजेंट नहीं है, उन फंक्शंस को, उन कार्य को वो नहीं करने वाली। तो एक कारण जो है वो सभी प्रकार के कार्य को मैनिफेस्ट नहीं करेगा, किसी एक सर्टेन प्रकार के कार्य को ही मैनिफेस्टेशन वो करने वाला है। नेक्स्ट है इसमें शक्तस्य शक्य कारणात्, यानी कि जो कारण है वो शक्ति संपन्न होना चाहिए कि वो कार्य की उत्पत्ति कर सके। फॉर एग्जांपल हमने जैसे पीछे बात की थी कि जो बीज है जब क्षेत्र में रहेगा तभी उससे पेड़ की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उसकी शक्ति संपन्नता होनी चाहिए उस बीज में, उस अंकुर में। अगर उसकी पोटेंसी कम हो गई है तो भी वो उस पर्टिकुलर कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में यहाँ पे इसको गर्भ की उत्पत्ति के समय षड धातयोः गर्भस्य, ये जो कोटेशन आता है, यानी कि षड धातु यानी कि पंचमहाभूत प्लस आत्मा, इन घटकों का एक साथ संयोग, एक साथ प्रेजेंस होने के बाद ही सिर्फ गर्भ की उत्पत्ति हो सकती है, उसके अलावा नहीं। अगर इनमें से किसी भी प्रकार से किसी एक घटक का एब्सेंस रहता है तो वहाँ पे उसकी उत्पत्ति नहीं होती। या फिर जैसे अगर कोई हमने ड्रग लिया है फॉर एग्जांपल, तो अगर उस पर्टिकुलर द्रव की या उस पर्टिकुलर परिकल्पना की पोटेंसी कम हो गई है तो उसका जो कार्य है, उसका जो फंक्शन है वो हमको नहीं मिलने वाला। ठीक है? नेक्स्ट है कारण भावात्। इसका मतलब ये है कि जो कार्य और कारण है वो एकता, उसकी जो एकता है वो वास्तविक है। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ अवस्था विशेष का डिफरेंस है, जैसे अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आना। इसी को ही जैसे हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम के हिसाब से देखेंगे तो जो प्रकृति है वो अव्यक्त अवस्था में है पहले, और वो सिर्फ बाद में मैनिफेस्ट हो रही है व्यक्त अवस्था में। जो भी गुण हमको कार्य रूप में दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मतलब अव्यक्त रूप में हमें कारण में प्रेजेंट होने ही वाले हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम किसी एक ड्रग का अगर एग्जांपल लेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हम हरितकी का एग्जांपल लेंगे
एज ए अनुलोमक कर्म फॉर आना। तो ये जो चीज़ें हैं, तीन चीज़, एक ड्रग का नाम हो गया, एक उसका जो गुण या फिर कर्म है, और एक व्याधि का नाम। तो यहाँ पे जो कारण है वो हरित की है, जो कार्य है वो अनुलोमन कर्म जो करने वाला है वो अनुलोमक कर्म उसका कार्य है। और कार्य योनि यहाँ पे हो गया जो आना है, यानी कि जो व्याधि है वो आना है। तो असत कारणार्थ के हिसाब से अगर हम इसको समझेंगे तो अगर अनुलोमन कार्य हमको चाहिए तो वो किसी न किसी रूप में, यानी कि अनमैनिफेस्टेड या फिर अव्यक्त रूप में प्रेजेंट होना चाहिए हमारे कारण में, यानी कि हरितकी में। तो अनुलोमन जो कर्म है वो हरितकी में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर वहाँ पे वो कर्म भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे उपादान ग्रहणार्थ, तो विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम अनुलोमन कर्म कर रहे हैं तो विशेष कार्य है यहाँ पे अनुलोमन कर्म, तो उसके लिए विशेष प्रकार की औषधि का ही हमें यूज़ करना है। तो जैसे हम यहाँ पे हरितकी का यूज़ कर रहे हैं, अगर ये विशेष जो गुण है हरितकी में प्रेजेंट नहीं होता तो हम इस विशेष कार्य के लिए इस द्रव्य को यूज़ नहीं कर सकते थे। सर्वसंभव अभावात, यानी कि हरितकी एक जो कारण है वो सभी प्रकार के कार्य के लिए सक्षम नहीं है। सभी प्रकार का जो कार्य है वो उन सबको मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। मतलब वो शस्त्र का या फिर यंत्र का कार्य नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपना जो कार्य है अनुलोमन कार्य वही वो करने वाली है, या फिर सर्टेन टाइप ऑफ कार्य को ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सभी कार्य को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शक्त से शक्य कारणार्थ, तो जो पोटेंसी है ये परिकल्पना के हिसाब से या फिर काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जब तक शक्ति संपन्न है यानी कि पोटेंसी है हरितकी में, तब तक वो अपना कार्य संपन्न रूप से मैनिफेस्ट कर सकती है। अगर वो पोटेंसी कम हो जाती है तो भी जो अनुलोमन कर्म है उसका वो क्षय हो जाएगा। सेम द्रव्य या फिर सेम ड्रग का भी जो अगर शक्ति संपन्न यानी कि शक्ति है, पोटेंसी है, वो कम हो जाती है तो वो अपने कार्य को मैनिफेस्ट करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। कारण भावाच्च, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि सिर्फ जब तक हरितकी का सेवन नहीं किया है तब तक जो अनुलोमन कर्म है वो अव्यक्त अवस्था में रह रहा है। जब हमने उसको कंज्यूम कर लिया, जब हमने उसका सेवन कर लिया, तो वही जो कर्म था या वो जो कार्य था जो अव्यक्त फॉर्म में था वो हमारे शरीर में जाकर व्यक्त फॉर्म में हमें मीन्स मैनिफेस्ट हो रहा है या फिर दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन का डिफरेंस आ रहा है। व्यक्त फॉर्म हो रहा है अव्यक्त फॉर्म से, पहले अव्यक्त फॉर्म था उसके बाद वो व्यक्त फॉर्म हो। ठीक है। उसी तरीके से जो मात्रज पित्रज आत्मज सात्मज रसज और सत्वज भाव है वो गर्भ की उत्पत्ति और उसके नरिशमेंट के लिए भी इसी तरीके से ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सत्कार्यवाद, अभी सत्कार्यवाद को क्या एग्जाम्पल्स भी आयुर्वेद में मीन्स आते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का जो द्रव्य है हमारा वो सत्कार्यवाद से एक्ट करता है, उसी तरीके से न्यून या फिर अधिक रूप से, यानी कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट के ज़्यादा एग्जाम्पल, किसी एक कॉन्टेक्स्ट के कम एग्जाम्पल हमें आयुर्वेद में संदर्भ मिलते हैं। तो सत्कार्यवाद के तो इस तरीके के जो संदर्भ में डिस्कस किए वो मिलते हैं। अभी हम असत्कार्यवाद के बारे में अगर बात करेंगे तो ये न्याय वैशेष दर्शन जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि इन्होंने क्या कहा है, जो कार्य है वो एक नवीन उत्पत्ति है, उसका किसी भी प्रकार से अव्यक्त फॉर्म में रहना इन कारण ये सही नहीं है, वो असत है, यानी कि वो एब्सेंट है किसमें, कारण में। जो कार्य है वो एक नवीन आउटकम है, जो कारण है वो एक मतलब डिफरेंट कंपोनेंट है, और जो कार्य है वो एक डिफरेंट कंपोनेंट है, एक डिफरेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम इसमें उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं कि किस तरीके से ये कार्य करने वाला है। जैसे सत्कार्यवाद में 5 प्रकार की युक्तियाँ थी, उसी तरीके से यहाँ पे तर्क आते हैं। जैसे पहला तर्क अगर हम बात करेंगे तो स्वरूप के आधार पर अगर देखा जाए, अगर
जो कार्य है वो कारण में प्रेजेंट है, तो उनका स्वरूप भी सेम होना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में प्रेजेंट है तो उनके स्वरूप में सामान्यता होनी चाहिए। लेकिन हमें व्यावहारिक रूप में इस चीज़ को हम नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, अगर मिट्टी में घड़ा प्रेजेंट है तो स्वरूप रूप से मिट्टी और घड़ा एक जैसा दिखना चाहिए, लेकिन उनकी आकृति, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है। जो संरचना है, जो स्वरूप है, वो हमें सेम देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो स्वरूप भेद के हिसाब से या स्वरूप के आधार पर भी इस चीज़ का ये खंडन करते हैं कि जो कार्य है वो सत्य रूप में कारण में विद्यमान रहता है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर कार्य उत्पत्ति एक डिफरेंट आउटकम नहीं होता या डिफरेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होती अगर किसी चीज़ की, तो फिर हमको शब्द यूज़ करने की क्या आवश्यकता थी। सेम शब्द हम यूज़ कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लकड़ी से मेज बनाते हैं या कुर्सी बनाते हैं, तो अगर वो सेम ही चीज़ होती तो हमको कुर्सी ये वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लकड़ी ये वर्ड ही यूज़ करते, है ना। कुर्सी की जगह हम लकड़ी का वर्ड यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक डिफरेंट आउटकम है, उसको हम डिफरेंट नाम से बोलते हैं। तो डिफरेंट आउटकम जो है वो किसी भी रूप में पहले प्रेजेंट नहीं था। जो मेज है वो या कुर्सी है वो निमित्त कारण, यानी कि जो मनुष्य है उसकी मेहनत के कारण ही उसका रूपांतरण हुआ है, तो वो एक डिफरेंट आउटकम है, ऐसा वो समझते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम ये बात समझते हैं, ये बात मानते हैं कि जो कार्य है वो कारण में अव्यक्त फॉर्म में रहता है, तो निमित्त जो कारण है, यानी कि जैसे हमने बात की थी जो तंतु और वस्त्र के रेस्पेक्ट में जो सिलाई मशीन है, सेविंग मशीन है, उसका क्या यूज़ हो गया, या फिर घट और मृतिका के केस में जो कुम्हार है, जो निमित्त कारण है, उसका क्या यूज़ है। तो निमित्त कारण के प्रेजेंस पे यहाँ पे क्वेरी आ जाती है अगर हम उन दोनों ही भावों को, यानी कि कार्य को अव्यक्त फॉर्म में समझते हैं कारण में, तो यहाँ पे निमित्त कारण की आवश्यकता पे क्वेश्चन आ जाता है कि निमित्त कारण की क्या ज़रूरत है अगर कारण पहले से ही प्रेजेंट है कार्य में। तो ठीक है, इसके कारण भी जो सत्कार्यवाद है उन पॉइंट्स का यहाँ पे खंडन किया जाता है। तो एक शाब्दिक रूप से जो चेंज है वो निमित्त कारण के हिसाब से जो चेंज है वो। दूसरी चीज़ जो नवीन रचना वाली बात है, ये मेन पॉइंट है डिफरेंस सत्कार्य और असत्कार्यवाद के बारे में। ठीक है ना, तो ये असत्कार्यवाद का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर हम व्यावहारिक एग्जांपल देखेंगे तो जलता हुआ दीपक जो कि प्रकाश का कार्य कर रहा है, वो पहले नहीं था। किस में नहीं था? रुई में या फिर तैल में या फिर दीपक का जो स्टैंड है उसमें वो चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। एक पर्सन आया, यानी कि कर्ता आया, उसने इन सभी चीज़ों को एक साथ रखा, एक पर्टिकुलर प्रकार से संयोग किया, उसके बाद माचिस से अग्नि जलाई, उसके बाद ही जो जलता हुआ प्रकाशमान जो दीपक है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे जो निमित्त कारण है वो पर्सन है, और वो जो कारण या फिर कारण वो दीपक, माचिस या फिर तैल है। तो अगर ये दो सभी चीज़ें सेम होती तो प्रकाश पहले भी प्रेजेंट होता, लेकिन प्रकाश पहले प्रेजेंट नहीं था, प्रकाश बाद में आया है। तो ये एक नवीन आउटकम है, ऐसा ही समझते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि अगर हम सम प्रमाण में मधु और घृत इनको सम प्रमाण में मिलाते हैं तो फिर विषत्व, यानी कि विष, ये गुण की उत्पत्ति होती है जो पहले नहीं था। ना तो वो घृत में था, ना तो वो मधु में था, लेकिन वो सम प्रमाण में मिलाने के कारण जो विष गुण की उत्पत्ति हुई है वो असत्कार्यवाद से ही हम समझ सकते हैं। सत्कार्यवाद के हिसाब से वो चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि सत्कार्यवाद के अनुसार विष तत्व जो है वो किसी न किसी रूप में घृत या फिर मधु में होना चाहिए था, लेकिन वो हमें नहीं दिखता। तो इन चीज़ों को हम असत्कार्यवाद के हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, एक कॉन्सेप्ट आता है संस्कार। तो संस्कारों ही नामक गुणांतर आदानम उच्यते, यानी कि संस्कार के कारण ही गुणों में परिवर्तन या फिर गुणवर्धन ये दिखता है। तो
गुण में परिवर्तन या गुणवर्धन है, ये दोनों ही चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन संस्कार के बाद इन चीज़ों को हमने मैनिफेस्ट किया है, तो ये एक नवीन आउटकम है। ठीक है, जैसे संस्कार हम करते हैं, जल संयोग संस्कार करते हैं या फिर अग्नि संयोग से संस्कार करते हैं, किसी चीज़ को लघु बनाते हैं उसको में, या फिर दीपन पाचन हम करने वाले हैं, तो इन चीज़ों के लिए पहले वो गुरु थी, लेकिन हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से उसका संस्कार किया है, उसके बाद उसके गुणों में परिवर्तन आया है। तो ये जो गुणों में परिवर्तन आया है ये एक डिफरेंट आउटकम है। जो पहले जो अवस्था थी वो एक डिफरेंट थी, तो यहाँ पे नवीन आउटकम हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सिर्फ हम यहाँ पे असत कार्यवाद के हिसाब से समझ सकते हैं। तो मंथन, देश, काल आदि जो संस्कार हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें असत कार्यवाद के हिसाब से ही समझने यहाँ पे समझनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे जब हम विकृति विषम संवेद के बारे में बात करते हैं, तो ये जो विकृति विषम संवेद का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक अवयव के प्रभाव के अनुसार हम अवयवी के प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब एक कंटेंट A प्लस बी है तो उसका जो कंपाउंड यानी कि आउटकम होने वाला है C, वो हम A प्लस बी के आधार पर नहीं लगा सकते हमेशा। सत्कार्यवाद में क्या होगा, जो C है उसकी प्रॉपर्टीज़ A और B के समकक्षीय रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध में अगर हमने शक्कर मिलाई तो उसका आउटकम हो गया मीठा दूध। तो ये जो चीज़ है यानी कि जो कंपाउंड है हमारा, उसमें दुग्ध भी प्रेजेंट है और मधुर रस जो है शक्कर का वो भी प्रेजेंट है। जो A प्लस बी इज इक्वल टू C, दो कंपोनेंट और एक कंपाउंड वाला है, ये समकक्ष है, एक तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन विकृति विषम संवेद के आधार पर हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। यानी कि मैनिफेस्टेशन जो है, जिस तरीके से अगर हम कोई भी दो द्रव्य अगर मिला रहे हैं तो उसके संयोग के कारण जो आउटकम है वो ज़रूरी नहीं है कि पहले जो कंपाउंड हमने मिलाए हैं उनके गुणों के आधार पर ही वो अपना कार्य है फिर मैनिफेस्टेशन करें। ठीक है ना, तो विकृति विषम संवेद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम असत कार्यवाद के हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब सन्निपातिक ज्वर के बारे में बात करते हैं तो सन्निपातिक ज्वर में क्या होना चाहिए, तीनों दोष, क्योंकि तीनों दोषों की दृष्टि के कारण, कुपित अवस्था होने के कारण ही सन्निपातक ज्वर रहेगा। तो वहाँ पे वातज, पित्तज और कफज, इन तीनों के ही मिले जुले लक्षण दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कोठानाम श्यावरक्तानाम मंडलानाम च दर्शनम। ये जो लक्षण है ये चीज़ हमें सन्निपातक ज्वर में दिखते हैं, जो कि वात आदि जो ज्वर लक्षणांश हैं वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये एक नवीन आउटकम है, एक नवीन नया एक प्रारूप है या फिर मैनिफेस्टेशन है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम सत्कार्यवाद के हिसाब से समझ सकते हैं आयुर्वेद में, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सत्कार्यवाद के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये वाद इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि इनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कार्य कारण सिद्धांत के अंदर ही ये सारे के सारे वाद आते हैं। तो हम कार्य कारण सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे अभी तक 2 लेक्चर्स में सेशंस में कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारणवाद, असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद, इन दोनों वाद के बारे में और इन टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की। और उसका आयुर्वेद से कोरिलेशन या कौन कौन से एग्जांपल्स या फिर कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हम कोरिलेट कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। अभी आज के सेशन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करके अभी रुकेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जो दूसरे दर्शनार्थ के हिसाब से जो दूसरे वाद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।